हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री लेसन 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य एवं राज्य। पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। बिहार दर्शन कार्यक्रम अंतर्गत छात्रों एवं शिक्षकों का एक समूह भ्रमण करते हुए नालंदा महाविहार पहुंचा। महाविहार, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि महाविहार क्या होता है। तो बौद्ध भिक्षुओं का जो महत्वपूर्ण मठ होता है उसको महाविहार कहा जाता है। तो नालंदा जो है, नालंदा एक महाविहार है, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं का महत्वपूर्ण मठ है नालंदा, तो इसीलिए नालंदा महाविहार इसको कहा जाता है। महाविहार को देखते ही छठी कक्षा के छात्र मुकेश के मन में कई सवाल उठने लगे। इस महाविहार को बनाने वाले कौन थे? जब यह बना होगा तो कितना सुंदर दिखता होगा। यहाँ कौन कौन लोग रहते थे और वे क्या करते थे? तो ये यहाँ पे जो चित्र दिया गया है ये है नालंदा महाविहार का। दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों ने सबसे पहले पूरे भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर होता है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईस्वी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईस्वी कहलाता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों ने सबसे पहले पूरे भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इसी तरह गुप्त शासकों ने 3री शताब्दी में उत्तरी भारत में एक नए राज्य की नींव डाली जो आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। तो मौर्यों के बारे में कहा गया है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों ने सबसे पहले पूरे भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की 4वीं शताब्दी में। तो इसी तरह 3री शताब्दी में उत्तरी भारत में एक नए राज्य की नींव डाली जो आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो गया, यानी बदल गया। इस साम्राज्य का भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। यानी कि एक बड़े साम्राज्य की स्थापना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी जो मौर्यों द्वारा की गई थी, और 3री शताब्दी में चंद्रगुप्त प्रथम ने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इनके पूर्वज श्रीगुप्त और घटोत्कच संभवतः सामंत यानी कि अधीनस्थ शासक ही थे। अधीनस्थ शासक यानी कि किसी बड़े शासक के अंडर वो काम करते थे, यानी किसी के अधीन होना यानी किसी के अंदर होना। तो इनके पूर्वज श्रीगुप्त यानी चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्वज हैं श्रीगुप्त और घटोत्कच, यानी गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके अपने को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बनाया। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह कर लिया ताकि वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बन सके। समुद्रगुप्त का शासनकाल है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसके बारे में राजकवि हरिसेन द्वारा लिखित एक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। हरिसेन द्वारा लिखित प्रशस्ति का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख और विभिन्न प्रकार के सिक्कों आदि से जानकारी मिलती है। यहाँ पर जो आप सिक्का देख रहे हैं ये समुद्रगुप्त के काल का सिक्का है। यहाँ पे इस सिक्के में समुद्रगुप्त को ही वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे गुप्त वंशावली दिया गया है। सबसे पहले आते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। घटोत्कच, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच। श्रीगुप्त का शासन काल था, यानी श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। घटोत्कच का शासनकाल 280 से 319 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। फिर समुद्रगुप्त ने शासन किया 335 से 375 ईस्वी तक। रामगुप्त ने शासन किया 375 से 375 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त ने शासन किया 375 से 415 ईस्वी तक। उसके बाद कुमारगुप्त आते हैं 415 से 455 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ने शासन किया था 455 से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार
प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे कुछ बातें दी गई है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के शासकों को पराजित कर सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया। इस क्षेत्र के 9 शासकों को इसने पराजित किया। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त ने क्या किया है, बल का प्रयोग करके सभी शासकों को, यानी इस क्षेत्र के 9 शासकों को उसने पराजित कर दिया, यानी हरा दिया। दक्षिण के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित कर समर्पण करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इन राज्यों को पुनः स्वतंत्र कर दिया। ये समुद्रगुप्त के करद राज्य थे। इनके द्वारा कर के रूप में निश्चित उपहार प्रदान किया जाता था। वन के क्षेत्र के राजा जो आट्विक प्रदेश के राजा के रूप में जाने जाते थे, इनके क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक था। इन राजाओं, जो संभवतः अपने कबीले के सरदार थे, को भी समुद्रगुप्त ने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इन्हें सेवक या परिचारक का दर्जा प्रदान किया गया। इनके साथ समुद्रगुप्त ने अपेक्षाकृत नरम व्यवहार किया। भारत के समीपवर्ती राज्यों ने भी उपहार एवं राजनिष्ठा का प्रमाण देकर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन राज्यों में पूर्व की ओर कामरूप, बंगाल का कुछ भाग और नेपाल, उत्तर पश्चिम की ओर मालवा, अर्जुनायन, योधेय, आम्भीर आदि कई कनसंघ शामिल थे। ये शासक उपहार प्रदान करते थे, राजा की आज्ञाओं का पालन करते थे एवं दरबार में भी उपस्थित होते थे। बाहरी क्षेत्रों के शासक, जो शायद शकों एवं कुषाणों के वंशज एवं सिंहल प्रदेश के शासक थे, इन सबों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इनकी विदेश नीति पर समुद्रगुप्त का प्रभाव था। इस तरह आप देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने उपरोक्त विजित प्रदेशों मतलब जीते हुए प्रदेशों के लिए अलग अलग नीतियाँ अपनाई। कहीं पे उसने बलपूर्वक शासकों को पराजित किया और कहीं पर उसने शासकों के साथ नरम व्यवहार किया और कहीं पे उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्यों का विस्तार किया। जहाँ इसने आर्यावर्त के राज्यों को सीधा अपने नियंत्रण में लिया, वहीं दूर के राज्यों एवं आट्विक प्रदेश के साथ नरम व्यवहार किया। तो यहाँ पे दिया गया है जो उसकी बुद्धिमत्ता का सूचक है, क्योंकि उस समय संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था। इसलिए उसने अलग अलग जगह के लिए अलग अलग नीति अपनाई, जिससे उसका साम्राज्य विस्तार बहुत अधिक हो गया। अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसने 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन किया। अभी हम लोगों ने समुद्रगुप्त के बारे में देखा, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखेंगे। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को गद्दी मिली थी, लेकिन रामगुप्त उसके लिए योग्य नहीं था, यानी कि रामगुप्त योग्य शासक नहीं था, इसलिए उसको हटाकर चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसने शक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की। अब हम लोग आगे देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस तरह से रामगुप्त को हटाकर उसने गद्दी प्राप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गद्दी पर इस तरह अधिकार जमाया गया, यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि चंद्रगुप्त ने ऐसा क्या किया जिससे कि वह गद्दी पर बैठा, यानी वह शासक बन सका। शकों के द्वारा जब साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न किया गया तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का निश्चय किया, क्योंकि शकाधिपति ध्रुव देवी की सुंदरता पर आसक्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की कायरता पर काफ़ी क्षुब्ध हुआ, यानी इसको काफ़ी गुस्सा आया। इसने ध्रुव देवी का वेश धारण कर शक शिविर गया और शकाधिपति की हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और गद्दी पर कब्जा करके ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। तो इस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके गद्दी प्राप्त की और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकाधिपति से साम्राज्य की रक्षा की और ध्रुव देवी की भी उन शकाधिपतियों से रक्षा की। दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम के जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। इस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को एक वीर राजा के रूप में याद किया गया है, जिसने पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने पश्चिमी भारत में यानी समुद्रगुप्त के बाद पुनः अभियान चलाकर गणराज्यों के अस्तित्व का समाप्त कर डाला। यहाँ पे अस्तित्व को होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय शक्ति और समृद्धि का सूचक था। चंद्रगुप्त का समय शक्ति और समृद्धि का सूचक था। इसने पहले अभियान में पश्चिमी भारत, जिसमें मालवा, गुजरात एवं सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की। इस विजय से, विजय का मतलब होता है जीत, इस विजय के फलस्वरूप खंभात और सोपाड़ा के बंदरगाह गुप्तों के नियंत्रण में
आ गए। ये फिगर है दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ का। यहाँ पे ये लौह स्तंभ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की, जिसके कारण राजनीतिक एवं सामरिक रूप से यह बहुत प्रभावशाली हो गया। पश्चिमी शक क्षत्रप रुद्रसिम्हा तृतीय को इसने 395 ईस्वी में पराजित किया तथा बंगाल को भी जीता। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी से पूर्वी समुद्रों अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक किया। इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राजधानी को पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करनी थी। इसकी पहली उपलब्धि तो ये थी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली उपलब्धि तो ये थी कि उसने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी से पूर्वी समुद्रों तक किया, यानी कि अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक उसने साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी दूसरी उपलब्धि ये थी कि उसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र के अलावा भी उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो चंद्रगुप्त की दो उपलब्धियां हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य, कला, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। चीनी यात्री फाहियान इसी के समय भारत आया, यानी कि चीन के यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए एवं बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए। यहाँ पे फिगर है चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य विस्तार का मानचित्र। यहाँ पर जिसमें डार्क कलर है वो क्षेत्र चंद्रगुप्त के द्वारा साम्राज्य विस्तार का है। हमने अभी पढ़ा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक किया, यानी कि पश्चिम से पूरब तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आता है कुमारगुप्त, जिसने 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। इसके शासनकाल में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नालंदा महाविहार की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी, तो इसका आंसर हम लिखेंगे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा महाविहार की स्थापना की गई थी। कुमारगुप्त का शासनकाल अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन अंतिम समय में इसे पुष्य मित्रों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। अब इसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त, जिसने 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासन बना। जब वह पुष्य मित्रों को पराजित कर लौटा तो पिता की मृत्यु का समाचार मिला। उसी समय उत्तर पश्चिम प्रांतों से हुनों के आक्रमण शुरू हो गए। इसने हुनों को भी पराजित किया और शक्रादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक हुनों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके। साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हुनों के लगातार आक्रमण के कारण गुप्त शासक अपने विस्तृत साम्राज्य को संगठित नहीं रख सके और अंततः इसका पतन हो गया। यानी कि स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद जो शासक थे वो हुनों के आक्रमण का सामना नहीं कर सके, तो इसीलिए साम्राज्य का पतन होने लगा और अंततः साम्राज्य नष्ट हो गया। अब यहाँ पे हुनों के बारे में दिया गया। हुन कौन थे? हुनों का साम्राज्य पारसिया से खोतान तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी अफगानिस्तान में वामियान थी। प्रथम हुन शासक जिसने भारत की ओर रुख किया वह तोरमान था। चीनी यात्री कहते हैं इसका पुत्र मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था। इसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी और अनेक बौद्ध विहार नष्ट किए। यह संभवतः शैव धर्म का अनुयायी था। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। प्रथम हुन शासक जिसने भारत की ओर रुख किया वह तोरमान था और इसका पुत्र था मिहिर, जिसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी थी और अनेक बौद्ध विहार को नष्ट कर दिया था और ये शैव धर्म का अनुयायी था। अब हम पढ़ेंगे गुप्तों का प्रशासन कैसा था। गुप्तों ने एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की। इन्होंने आर्थिक संपन्नता एवं सैनिक ताकत के बल पर समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। शासन का प्रधान राजा था, जो प्रजा को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के साथ धर्म को भी संरक्षण देता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री और अमात्य होते थे, यानी राजा की सहायता के लिए मंत्री और अमात्य को अधिकारी के रूप में रखा जाता था। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान था। राज्य की समस्त भूमि राजा की संपत्ति मानी जाती थी, अतः
उपज का 1/3 भाग पर उसका अधिकार था और यही लगान की राशि थी। राजा द्वारा अधिकारियों को भूमि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कई पराजित राजाओं को उनके क्षेत्र लौटाकर उन्हें कर देने पर बाध्य किया था। यानी समुद्रगुप्त ने क्या किया था, जिन राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया था उसको उसके राज्य लौटा दिया, लेकिन उसको कर देने के लिए कहा। यानी कि उन राजाओं को कर देना पड़ता था। समुद्रगुप्त उन राजाओं से कर लेता था। कर देने वाले यह शासक और भूस्वामी अधिकारी सामंत कहलाते थे। कर देने वाले यह शासक और भूस्वामी अधिकारी सामंत कहलाते थे। मौर्य शासकों के केंद्रीयकृत प्रशासन के विपरीत गुप्तों का शासन सामंती एवं विकेंद्रीकृत स्वरूप रखता था। यानी कि मौर्यों का शासन केंद्रीयकृत था और गुप्तों का शासन सामंती और विकेंद्रीकृत था। आगे चलकर यह साम्राज्य के पतन का कारण बना। मौर्य साम्राज्य के शासक जिस तरह से शासन करते थे उसके विपरीत गुप्त साम्राज्य के शासक शासन कर रहे थे, तो इसीलिए आगे चलकर उनका यही तरीका साम्राज्य के पतन का कारण बना। साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई को देश कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहा जाता था। उस समय मगध का उल्लेख भुक्ति के रूप में मिलता है। भुक्ति के पदाधिकारी उपरी कहलाते थे। इसके नीचे की इकाई विषय संभवतः जिले के रूप में थी, जिसके पदाधिकारी को विषयपति कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। प्रदेश का गवर्नर कहलाता था कुमारामात्य। युद्ध एवं शांति का मंत्री कहलाता था महासंधि विग्रहक। मुख्य न्यायाधीश कहलाते थे महादंड नायक। सैन्य प्रशासन में नगर श्रेष्ठी यानी शहर का बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, प्रथम कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग महत्वपूर्ण भूमिका में होते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था, जिसका चुनाव ग्राम समिति के लोग करते थे। नगरपति शहर के प्रशासन का प्रधान होता था। शहर के प्रशासन का प्रधान नगरपति होता था। गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में 4 राज्य काफ़ी शक्तिशाली स्थिति में थे। मगध के गुप्त, इनका गुप्त वंश से कोई संबंध नहीं था। कन्नौज के मौखड़ी, थानेश्वर के पुष्यभूति, पूर्व में उल्लिखित पुष्यभूति से इनका कोई संबंध नहीं था। वल्लभी के मैत्रक, यानी गुप्त साम्राज्य के बाद यही 4 राज्य थे जो कि शक्तिशाली थे: मगध, कन्नौज, थानेश्वर और वल्लभी। अब हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली अवस्था में रहा। इनकी राजधानी थानेश्वर में थी और इनका पहला महत्वपूर्ण शासन प्रभाकर वर्धन था। पुष्यभूति वंश का सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 ईस्वी में संकटपूर्ण परिस्थिति में हुआ, जब बंगाल के शासक शशांक ने पुष्यभूति वंश को कमजोर कर दिया था, परंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इस वंश को मजबूत और स्थिर बनाया। इसने सफल सैनिक अभियानों द्वारा पंजाब से बंगाल तक साम्राज्य विस्तार किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कामरूप और कश्मीर के शासक भी उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। हर्ष ने नर्मदा के दक्षिण में भी साम्राज्य विस्तार करना चाहा, लेकिन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया। हर्ष के संदर्भ में हमें उसके राजकवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित, यानी कि हर्षवर्धन के राजकवि थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट की कृति यानी कि उनकी रचना थी हर्षचरित। मधुवन, बांसखेड़ा और सजान, ताम्रपत्र लेख एवं वेनसांग के यात्रा वृत्तांत आदि से जानकारी मिलती है। यानी कि अगर हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हर्षचरित्र, मधुवन, बांसखेड़ा, सजान, ताम्रपत्र लेख से और वेनसांग की यात्रा वृत्तांत से जानकारी मिल सकती है। हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, लेकिन वह अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। हर्ष बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन वो दूसरे धर्म के मानने वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। इसने कई स्तूप, बौद्ध विहार एवं
कुछ अस्पतालों का निर्माण भी करवाया। इसने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया। इसमें लगभग 20 राजाओं सहित हजारों तीर्थयात्री एवं विद्वान शामिल हुए। वेनसांग इस सभा का मुख्य अतिथि था। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसमें हम वेनसांग के बारे में जानते हैं। वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के साम्राज्य का भ्रमण किया था। इसने हर्ष के प्रशासन एवं आम लोगों के जीवन का विस्तृत वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। हर्ष को वेनसांग ने बौद्ध धर्म का महान उपासक बताया, लेकिन वह शिव और सूर्य का भी उपासक था। हर्षवर्धन शिव और सूर्य का भी उपासक था, यानी कि वो शिव और सूर्य का भी पूजा करता था।